Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So today is the day 4 of our biology completion challenge और आज हम करने वाले हैं दो चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। 3 यूनिट हम पहले कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखी तो वो जाके देख लो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, उनके एंजाइम्स से प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा था, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, माइक्रोमेटेटेड प्रोसेसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, synthesis and using of a gene, preparation of DNA vaccine and correcting a detective genes। इनकी एप्लीकेशन सब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो इसके ना दो प्रिंसिपल्स है, देखो साफ सीधी बात में बताती हूँ इसमें होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक विमेन गई डॉक्टर के पास, उसने कहा कि मुझे अपने जो बच्चे हैं उनके ग्रीन आइज चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने बोला आपके किसी की फैमिली में ग्रीन आइज थी? आपने कहा नहीं, मेरे पूरे फैमिली में किसी के पास वो जीन नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो जीन मेरे फैमिली में आगे आए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी बेटी में वो ग्रीन जीन हो। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर जो है ना, जिस औरत के पास ग्रीन आइज होंगी उनसे वो जीन एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक वेक्टर के थ्रू उसको उस फीमेल की बॉडी में भेजेगा जो कि ग्रीन जीन चाहती है। उसके बाद वो जीन उस लेडी के साथ क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा और उसके आगे आने वाली जनरेशन्स में ग्रीन जीन पाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला इसमें जो प्रोसेस है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब क्या, डीएनए और आरएनए को हम ऑल्टर करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं जो अपना फिनोटाइप बदलना चाहता है। अब मैंने बोला कि मुझे उसका जीन चाहिए। हम जीन किस में होता है, डीएनए में होता है। तो साफ सीधी बात है, मैं उस औरत का जिसके पास ग्रीन आइस है उसका डीएनए निकालेंगे और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे। पर क्या सीधा डाल देंगे? नहीं, बहुत सारी मशीनरीज इसमें यूज होगी। उनकी ऑल्टरेशन को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद जिस फीमेल के अंदर वो डाली है, वो सेल को डाला है, जरूरी है कि वो सेल को मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। क्यों? अगर मैं बोलूँ मैंने होस्ट जो फीमेल थी उसके अंदर मैंने एक सेल में डीएनए डाल दिया, लेकिन वो सेल ने मल्टीप्लाई नहीं किया, सेल के पास मल्टीप्लाई कैपेसिटी नहीं है, थोड़े दिन बाद सेल मर गया, टाइम वेस्ट, कुछ भी नहीं होगा। तो सेल को मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होती है हमारी सेकंड, दैट इज एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होती है हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। अब इसके बेसिक प्रोसेस देखो। सबसे पहले जिसके पास वो जीन है उसकी आइडेंटिफाई करो कि किसके पास है वो जीन, है ना। किसके पास है वो डीएनए जिसके पास वो डिजायरेबल जीन है जो मुझे चाहिए। सबसे पहले आप वो देखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या ढूंढेगा, उस लेडी को ढूंढेगा जिसकी ग्रीन आइज है और उसके जीन्स में भी वो ग्रीन आइज का जीन है, डीएनए में उसकी ग्रीन आइज का जीन है। सबसे पहले क्या हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसकी आइसोलेशन करेंगे, है ना। उसको उस बॉडी से, उस फीमेल की बॉडी से जिसके पास ग्रीन आइज है, उसकी बॉडी से वो डीएनए रिमूव करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद जिसको चाहिए उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे वो आइडेंटिफाइड डीएनए, किसमें, होस्ट में डाल देंगे। किसकी हेल्प से? प्लाज्मिड की हेल्प से। जब डाल देंगे तो उसके बाद जो होस्ट है वो उसकी क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा और आगे आने वाली जनरेशन्स में वो जीन चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या कि वो जो जीन है वो रेप्लिकेशन करे। अगर वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाया तो एक सेल को मैंने अगर जीन डाल भी दिया उस एक सेल में, वो सेल थोड़े टाइम बाद मर गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर अपने नंबर बढ़ाए
और आगे आने वाली जनरेशन्स में वो ट्रांसफर हो, है ना। और एक चीज और देखो, अगर तो वो जो होस्ट है जो कह रही है कि मेरी बेटी या बेटे की ग्रीन आइज मुझे चाहिए बच्चे की, अगर तो वो प्रेग्नेंट है और उस टाइम आप ये कर रहे हो मॉडिफिकेशंस उसके अंदर, तो ये उसके बच्चे में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चा बन चुका है, उसका जेनेटिक मेकअप हो चुका है, उसके जीन्स जा चुके हैं, है ना, उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइन। लेकिन अगर बाद में बच्चा होगा और पहले उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी में कर ली, तो चांसेस हैं कि ये जीन बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? पहले साइंटिस्ट जिसने ये शुरू किया था उनका नाम है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकाला था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनके मेरे पास, हाँ ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया सैल्मोनेला टाइफाई से, क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड समझो एक तरीके का बस मीडियम है। आपने देखा होगा शादी में होता है ना कि शादी में पापा क्या कहते हैं कि मैं इसको जरा छोड़ के आता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर तेरे को लेके जाता हूँ। तो पापा क्या हुए वहां पे? एक मीडियम हुए, जिनका काम क्या है, एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। वही काम प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का काम क्या है? डीएनए एक इंसान से दूसरे इंसान के पास लेके जाना। तो सैल्मोनेला टाइफाई, वही बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करता है, उससे हमने प्लाज्मिड ले लिया। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जीन कैसे लिया? वही डीएनए लिया जिसमें ये जीन था, दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया। देखो ये समझो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये हमने किस में डाल दिया? इकोलाई में डाल दिया। तो इकोलाई में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी आ गई। इकोलाई में थी तो नहीं, लेकिन आ गई। कैसे आ गई? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो एग्जाम में आएगा प्लाज्मिड किसका लिया था? सैल्मोनेला टाइफाई का। जीन कौन सा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। डाला किस में था? इकोलाई में। डाला किस में था? इकोलाई में। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया जी? अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम आइसोलेट कैसे करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले अब एक सेकेंड, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, आपने मेरे को बोला मैम, मेरे को, मैं समझो मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए और आपने बोला मैम मुझे मेरे बेबीज में ग्रीन आइज चाहिए, वो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास मैं एक होस्ट को जानती थी जिसके पास ग्रीन आइज थी। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, हमें आपके जीन चाहिए, आप जितना पैसा बोलोगे वो उतना पैसा देने के लिए तैयार है। उसने कहा ठीक है। शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम उस लेडी का क्या निकालेंगे? जेनेटिक मटेरियल। क्या निकालेंगे? डीएनए। डीएनए, डीएनए कैसे निकालोगे? डीएनए निकालेंगे मतलब उसका पहले पूरा सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पूरा सेल निकालेंगे, और उसमें से उसकी जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को निकालेंगे। अब आपने समझो एक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल ले लिया, ठीक है। उसमें सबसे पहले उसकी किसको तोड़ेंगे? उसकी सेल वॉल तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? क्या तोड़ेंगे उसके? सबसे पहले सेल वॉल तोड़ेंगे। सेल वॉल, सेल की क्या तोड़ेंगे? सेल वॉल। अगर तो एक बैक्टीरिया का सेल है तो लाइजोजाइम से तोड़ेंगे। अगर वो प्लांट का सेल है तो सेलुलेज से तोड़ेंगे। अगर वो फंगस का सेल है तो काइटिनेज से तोड़ेंगे। सेल को, सेल सेल है उसकी वॉल को तोड़ देंगे। क्यों? हमें तो सिर्फ डीएनए से मतलब है, सेल आरएनए हमें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम आरएनएस डालेंगे और आरएनए को तोड़ेंगे। फिर हम प्रोटीज डालेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। जब हमने सब कुछ तोड़ दिया, प्रोटीन तोड़ दिया, आरएनए तोड़ दिया, सेल वॉल तोड़ दी, फिर हम उसमें डालेंगे चिल्ड इथेनॉल, और क्या होगा? हमारा डीएनए प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये आपने स्कूल में करा होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट, डीएनए एक्सट्रैक्शन।
सेल वॉल तोड़ेंगे, सेल वॉल के बाद आरएनए को हटा दो, प्रोटीन को हटा दो, सबको हटा दो और डीएनए का क्या कर लो, प्रेसिपिटेशन कर लो। अब फाइन थ्रेड्स मिल गए, डीएनए के क्या मिल गए, फाइन थ्रेड्स मिल गए, डीएनए का क्या मिल गया, थ्रेड मिल गया। ठीक है, देखो लाइपेज डाला, आरएनएस डाला, प्रोटीएस डाला, फिर चिल्ड इथेनॉल डाला, डीएनए निकल गया, उसकी क्या कर ली, स्पूलिंग कर ली। स्पूलिंग मतलब डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब डीएनए को बाहर निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल डीएनए की लेंथ है इतनी, डीएनए की लेंथ है कितनी, इतनी बड़ी, लेकिन जो वो ग्रीन आइज वाला जीन है ना, वो सिर्फ यहाँ और यहाँ पे है, यही है सिर्फ काम की चीज। तो क्यों मैं फालतू में पूरा डीएनए भेजू बॉडी के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, डीएनए का डाइजेशन कराऊंगी, यानी कि डीएनए को कट करूंगी उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो जीन मुझे चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, उसको उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका डाइजेस्ट कराएंगे, डीएनए को डाइजेस्ट कराएंगे। सिर्फ यही पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैं यही पोर्शन को सिर्फ क्या कर दूंगी, काट के आगे भेजूंगी। पूरा पूरा क्यों भेजूं, मैं क्यों टाइम पास करूं, मैं जितना चाहिए, जितने में जीना है उतना ही चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ना, एक, तो आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है ना, एक पूरी तरीके से इतनी बड़ी एक वो होती है, अरे यार, पूरी ना ऐसे करके वो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हम उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इतना पता है कि जो जीन है ना, वो इसी पे, यहीं पे है, इसी पे जीन है, पर ये पूरा भी जीन नहीं है। इसमें से मुझे इतना पता है कि जो सबसे हैवीएस्ट है ना, वो जीन है। तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, उसमें आपने एग्रोस जेल डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डाला जिससे कलर आया, और आपने यूवी रेस डाली। अब डीएनए जो है वो ट्रांसफर होगा किससे, कैथोड से, कहाँ से ट्रांसफर होगा, कैथोड से एनोड में ट्रांसफर होगा, कैथोड से एनोड में। एक बात बताओ, जो बहुत हल्का वाला होगा वो बहुत जल्दी एनोड पे पहुंचेगा, जो बहुत भारी होगा वो कैथोड के पे ही रहेगा। रेस देख लो ना, जो बहुत पतला होगा, दुबला होगा, फुर्तीला होगा, फटाफट भागेगा और एनोड तक पहुंच जाएगा। जो थोड़ा भारी होगा, लार्ज साइज का होगा, ठीक है, वो पीछे रह जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पता है जो मेरा डीएनए है वो थोड़ा स्मॉल साइज का है, ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो पहुंचा है ना वही है, यहाँ पे जो पहुंचा है वही है, ठीक है, यहाँ पे जो पहुंचा है वही है। तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, टू एम्प्लॉय टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, डीएनए को नेगेटिवली चार्ज, देखो एक बार चेक भी तो करना है ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा। कैसे भागेगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के बलबूते पे भागेगा। जो स्मॉल साइज होंगे वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे, और पीछे कौन रह जाएंगे, जो मोटे होंगे, हैवी साइज वाले। ठीक है, उसके बाद इस आफ्टर कटिंग, इस कटने के बाद क्या होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन हमें चाहिए, उसको, वो मिल गया हमें। सेम एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे हमने डीएनए कट किया, उसी एंजाइम से हम वेक्टर को भी कट कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। लेकिन क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया है, ये क्या एक से काम चल जाएगा, नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, बिलियन कॉपीज बनानी पड़ेगी। किस प्रोसेस से, पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला होता है डीनेचरेशन, ठीक है, फिर होता है उसमें एनालिंग, फिर होता है एक्सटेंशन। डीनेचरेशन में क्या होगा, 2 स्ट्रैंड्स अलग होंगे, एनालिन में एक स्टैंड के आगे दूसरा स्टैंड बनेगा, उसके आगे दूसरा स्टैंड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्यों यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर तक भी क्या रह सकता है, एक्टिव रह सकता है, कौन, टैग पॉलीमरेज। इट रिमेन एक्टिव इन द हाई टेम्परेचर। कितनी कॉपीज बना लेंगे, 1 बिलियन कॉपीज बना लेंगे। उसके बाद इनको क्या कर देंगे,
किसके अंदर भेज देंगे हम? होस्ट सेल के अंदर भेज देंगे। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर भेज देंगे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसको और डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जिससे हमने अपने डीएनए में से वो जीन को काटा था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट्स पे इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोसिस एंजाइम के कैटेगरी के अंदर आता है। इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था बैक्टीरियोफाज इकोलाई में, और इसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये डीएनए कट करता है। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आज तक आइसोलेट कर चुके हैं, जिसमें से 230 हमें बैक्टीरिया से मिले हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम पता है कैसे रखे जाते थे? वो इको R1, ये नाम है इसका। इको मतलब इकोलाई, आर मतलब आस्ट्रेन, और आई मतलब किस नंबर में एक्सट्रैक्ट हुआ है। पहले एक्सट्रैक्ट हुआ तो 1, बाद में हुआ तो 2। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले आता है एक्सोन्यूक्लियस। नाम से लग रहा है एक्सो, एक्सो मतलब डीएनए के एंड पे कट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, मुझे यहाँ पे कट लगवाना है और एक यहाँ पे कट लगवाना है। कौन सा एंजाइम लगाएगा? एक्सोन्यूक्लियस, एंड पे। मैंने बीच में लगाना है कट, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, कौन लगाएगा? एंडोन्यूक्लियस। ये स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है हमारा? हिंद 2। कौन है? हिंद 2 हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ये काटते कैसे हैं? ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काटते हैं। मतलब क्या? जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, वो पैलिंड्रोमिक होगा। मतलब आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, सेम है। जैसे मॉम, आगे से पढ़ो मॉम है, पीछे से पढ़ो तो भी मॉम है। तो ये देखो, ये पहला सीक्वेंस है डीएनए का, GAATTC। इसको उल्टा पढ़ लो, GAATTC, है ना? तो यहाँ से उसको देखो ऐसे करके ना, ऐसे काटेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे हमारे, इनको क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड। ठीक है, क्या सॉरी, ये बन जाएंगे स्टिकी एंड्स। क्या बन जाएंगे? स्टिकी एंड्स। और इसको जोड़ कौन देगा? डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए को जीन ऑफ इंटरेस्ट में तोड़ेगा कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 2 तरीके का होगा, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन किससे होगा? डीएनए लाइगेज। देखो, ये था हमारा फॉरेन डीएनए, ये था हमारा वेक्टर, जिसको वेक्टर क्या होता है? हमारा प्लाज्मिड, बताया था मैंने। ये समझो, इसको देखो, हमने स्पेसिफिक साइड पे काटा, इसको भी हमने काटा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, इतना याद रखना। दोनों को जोड़ दिया, किससे? लाइगेज से। लाइगेज से जोड़ने के बाद उसको कहाँ भेज दिया? ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट सेल में भेज दिया, और सेल्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया कि हमने इसको आइसोलेट कैसे किया, सेपरेट कैसे किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। वही डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, एनोड की तरफ भागेगा, जो लार्जेस्ट साइज है वो पीछे रह जाएगा, स्मॉलेस्ट वाला आगे रह जाएगा। ठीक है, इसकी जो स्टेनिंग है वो इथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं। जो रेज यहाँ यूज होती है उनको यूवी रेज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जेल यूज होता है उनको हम एग्रोस जेल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब, वेक्टर क्या होता है? वही मैंने बोला था, जो एक डीएनए को, जीन को लेके जाता है, किससे? होस्ट में लेके जाता है। कहाँ से? जो हमारा, जिससे हमने लिया है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड एक सेमी ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सेकुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स देखो, मैंने यही बोला था, क्लोनिंग वेक्टर का पास ओराई होना चाहिए। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि अगर ओराई होगा तभी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे और अपनी कॉपीज नंबर बढ़ा पाएंगे। और आए नहीं होगा तो एक सेल में आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर भी दिया, वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, मर जाएगा कुछ टाइम बाद, सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आता है सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेंट हो गए हैं और जो नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनके बीच का डिफरेंस पता लगना चाहिए। देखो, आपने जीन भेज दिया होस्ट में, पर वो गलत जगह चला गया, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेट है ना? तो ये सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। ट्रांसमिशन प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए हम होस्ट में डालते हैं, तो होस्ट में डाल दिया,
तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इकोलाई में डाली, आपने कहा कि अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, इसको एंटीबायोटिक कुछ नहीं करेगी। आपने एंटीबायोटिक डाली, मर गया इकोलाई। आपने बोला ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो जीन डाला है। तो आपको पता क्या लग गया, जीन तो आपने डाल दिया बट जीन सही जगह गया नहीं। तो फिर आप दोबारा से उस प्रोसेस को करोगे। अगर आपको पता लग गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डालने के बाद बैक्टीरिया मर गया, बैक्टीरिया नहीं मरा, तो मतलब जीन अपनी जगह जा चुका है, सही काम कर चुका है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। थर्ड वी हैव द क्लोनिंग साइट। क्या है क्लोनिंग साइट? More than one recognition site generates several fragments. It completes the gene cloning. Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one or two antibiotic resistant gene. Ligation of foreign DNA at BAM-H1 cytotetracycline. देखो इसमें कहना क्या चाहता है ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ BAM-H1 पे आपने अपना जीन को इंसर्ट किया, तो इसके यहाँ जो जीन है ना टेट्रासाइक्लिन, ये खराब हो जाए, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाए। जो रिकॉम्बिनेंट है वो अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लॉस्ट कर देगा। क्यों? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है कि प्लाज्मिड गया ही नहीं, प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट और विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब दोनों से रेजिस्टेंट हो गया, और रिकॉम्बिनेंट मतलब सिर्फ एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो गया। यहीं पर हमारा आता है दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स के बाद हमारा यहाँ पे आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो इतना कहती है कि जैसे हमने यहाँ पे जीन डाल दिया, कहाँ पर जीन डाल दिया हमने, हमने जीन डाला ये BAM-H1 पे, तो BAM-H1 पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जो जीन था वो खराब हो जाएगा, फिर इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शन करते ही इनएक्टिव हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह थी, इंसर्शन करने के बाद बीटा गैलेक्टोसिडेस इनएक्टिव हो गया, तो पहले उसकी कॉलोनीज ब्लू कलर दे रही थी, लेकिन जब वो इनएक्टिव हो गया तो कॉलोनीज वाइट कलर की हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर कौन कौन से लेते हैं। वेक्टर में हम प्लाज्मिड में लेते हैं सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेशियम, ठीक है। उसकी एक ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टीज है जिसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? उसको हम हटा देते हैं। किसको? ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टीज को हम हटा देते हैं। दूसरा हम लेते हैं रेट्रोवायरस जो कि एड्स कॉज करता है, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं? डिसआर्म कर देते हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जो कैंसर कॉज करती है या जो एड्स कॉज करती है, उसको हम निकाल देते हैं। ये सिर्फ किसके लिए रह जाते हैं? वेक्टर के लिए रह जाते हैं, वेक्टर के लिए रह जाते हैं। अब कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसमिशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो डीएनए हाइड्रोफिलिक है ना, इजीली तो कुछ भी अंदर नहीं ले लेगा। अब तुम बैक्टीरिया को बोल रहे हो ये ले वेक्टर, इसमें ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तेरे काम का जीन है, ले ले। कह रहा मैं नहीं ले रहा, नहीं लेगा, बहुत मुश्किल होगी, लेगा ही नहीं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हीट शॉक देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कैल्शियम आयन से ट्रीट करना पड़ेगा। बर्फ पे रखो, हीट शॉक दो, फिर बर्फ पे रखो, उसको बहुत टॉर्चर करो ताकि वो मजबूर हो जाए वेक्टर लेने के लिए। एनिमल्स में हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। और जीन गन हम यूज करते हैं प्लांट्स में। जीन गन मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन में डीएनए मॉलिक्यूल कोट कर देते हैं और उसको डुन 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 करके सेल के अंदर बम्बार्ड कर देते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको डायरेक्टली हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने उसमें डाल दिया, जीन डाल दिया आपने, किस में डाल दिया? ह्यूमन बॉडी में डाल दिया, यानी कि इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल आपने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा? वही होगा। क्या होगा? आपको कैसे पता लगेगा कि जीन डल गया? इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगी, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगी। अब आपने क्या देखा? एम ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। अब आपको क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है? उसको एक बड़े मात्रा पे बनाना है, तो अब उसको बायोरिएक्टर्स में बनाओगे, ठीक है। और अब उसको बायोरिएक्टर्स में बनाओगे और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करोगे उसकी। देखो मतलब क्या, साफ सीधी मतलब ये है, साफ सीधा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैक्टीरिया के अंदर आपने ये वाला कोई जीन बीन डाला,
ठीक है, उससे आपने एक किसी चीज़ की दवाई निकाल ली। अब वो दवाई आपको मार्केट में बेचनी है, तो अब दवाई का मात्रा बढ़ाओगे ना, तो दवाई की मात्रा बढ़ाने के लिए आप उसको डालोगे बायोरिएक्टर्स में। किसमें डालोगे आप उसको? बायोरिएक्टर्स में, जो कि ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जो कि बहुत सारा क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में बनाते हैं। ठीक है जी। एक बार इसको ना फटाफट शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, बात इतनी सी थी सिर्फ कि हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म ए लेना है, उसका डिजायरेबल जीन कट करना है, वेक्टर में डालना है और उसको होस्ट में डालते हैं जिसमें वहां मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमने देख ली, टाइफाई से प्लाज्मिड लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से हमने डीएनए लिया था और दोनों को इकोलाई में डाल दिया था। आइसोलेट कैसे करोगे? सबसे पहले उसकी सेल वॉल तोड़ोगे, आइसोलेशन आइसोलेशन करोगे, ठीक है, फिर उसको कट करोगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर इसको जोड़ोगे किससे? लाइकेज से, फिर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, फिर उसके नंबर बढ़ाओगे पीसीआर, फिर कौन कौन से टूल्स यूज करोगे आप? रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो कट करेगा, डीएनए लाइगेज जो ज्वाइन करेगा, ठीक है, हिंद टू फर्स्ट रिजेक्शन एंजाइम है। कट कैसे होगा? पैरेंट्रोमिक सीक्वेंस पे होगा। इको आर1, ये क्या है हमारा? ये भी एक एंजाइम का नाम है। क्लोनिंग वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ओराई होना चाहिए, ओरिजिनल रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्लोनिंग साइड होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इंसर्शन इनएक्टिवेशन एक तरीके का इंडिकेटर है क्या, कि हमारा जो जीन है वो सही जगह चला गया है या नहीं गया। उसके अलावा वेक्टर्स हम यूज करते हैं एक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरफिशियम और रेट्रोवायरस। और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, आई से ट्रीट करते हैं, हीट शॉक देखते हैं, प्लांट में हम जीन गन यूज करते हैं और एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं। अब क्वेश्चन इस वजह कहाँ से आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, दैट इज योर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस पे, कि आपको पूरा प्रोसेस समझाना होता है। ठीक है, कि आप पहले उसको कट करोगे, फिर उसको लाइगेट करोगे। ठीक है, उसके अलावा पीसीआर आती है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेक्टर की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं कि ओराई होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है, क्लोनिंग साइड होनी चाहिए। उसके अलावा इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हो, तो वही हीट शॉक, आइस ट्रीटमेंट, ये सब। पीसीआर हमने देख लिया, पीसीआर। ठीक है, उसके अलावा बायोरिएक्टर्स पे आ सकता है। ठीक है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बस इतना पूछा जाएगा। फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन ना बहुत छोटी सी है, तो मैं इसको अपने नोट से पढ़ाना चाहती हूँ। पहली एप्लीकेशन है इसकी बीटी कॉटन। देखो होता क्या था ना, बीटी कॉटन, बैसिलस थोरैन्जेनेसिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो, कॉटन कॉटन बॉल सबको पता है। होता क्या था ना, कॉटन बॉल उगाते थे फार्मर, लेकिन कोई ना कोई कीड़ा उसको आके खा जाता था। तो बेचारे फार्मर्स परेशान हो गए, कहते क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। उनको याद आया, उन्होंने कहा कि जो बीटी नाम का एक, बीटी जिसका नाम है बैसिलस थोरैन्जेनेसिस, उसके अंदर ना एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है क्राई जीन, जो कि उस इंसेक्ट्स को मार सकता है जो कि कॉटन खाएंगे या खाने आएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बीटी के अंदर से वो जीन निकालते हैं, जैसे हमने पूरा पढ़ा ना, आइसोलेशन करेंगे, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पीसीआर, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर कॉम्पिटेंट डीएनए, ऐसे करके उसका जीन निकालेंगे और कॉटन के अंदर वो जीन डाल देंगे। प्लांट सेल के अंदर डाल रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर तो कौन डलेगा? माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन, कॉमेंट्स में बताओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। उन्होंने निकाला बीटी से क्राइजीन निकाला, कॉटन के अंदर डाल दिया। वो कैसे डाला वो हम पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब क्या होता था, कॉटन के अंदर वो बीटी नाम का जीन प्रेजेंट था, क्राइजीन जिसका नाम था, बीटी का जीन। अब क्या होता था, जब भी कोई खाने आता था ना कॉटन को, तो जो क्राइजीन था वो एक्टिवेट हो जाता था। एक्टिवेट कैसे होता था? अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट के चक्कर में वो एक्टिव हो जाता था।
और जो इंसेक्ट उसे खाने आता था ना, उसके स्टमक में छेद होने लग जाते थे और इंसेक्ट फट के मर जाता था। ऐसे में फिर इंसेक्ट्स ने खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें क्या पता लग गया कि भाई ये तो बम है, ये कॉटन खाते ही ना पेट में छेद होके बंदा मर जाता है। तो ऐसे किसानों को बहुत ज्यादा मदद मिली इस चीज से, उनके कॉटन खराब नहीं होते थे और वो इजीली बाजार में बिक जाती थी। लेकिन एक चीज आपको ये डाउट हो रहा होगा कि क्राइजीन, अगर क्राइजीन इंसेक्ट्स को मार सकता है तो क्राइजीन बीटी को क्यों नहीं मारता था? क्योंकि क्राइजीन को एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए, जो बीटी के पास नहीं थी। बीटी के पास नहीं थी वो अल्कलाइन पीएच, किसके पास थी? वो इंसेक्ट के पास। तो अब इंसेक्ट जैसे ही कॉटन खाता, ये जीन एक्टिवेट हो जाता, स्टमक में छेद होते, इंसेक्ट फट के इंसेक्ट मर जाता। कौन से जीन से? जीन के नाम में रखना, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB कॉटन बोलवॉर्म के लिए था, एंड क्राई 1 AB कोन बोरर के लिए था। किसान कह रहे मजे आ गए भाई, तो बहुत मजे आ गए, हमारे तो कॉटन खराब होने से बच गई। ये क्या था? ठीक है, मोटा मोटा मैंने समझा दिया, अब उसको आप इजीली पढ़ लेना। देखो, it became active due to its the alkaline pH of the gut which solubilize the crystals. The toxin bind to the surface of the midgut epithelium cells and create pores, जिससे सेल स्वेल होके सेल फट के मर जाता था। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीटी कॉटन पेपर में ना आए ऐसा नहीं हो सकता, बीटी कॉटन जरूर आता है। नेक्स्ट वी हैव द आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये टेक्निक है, होता क्या था ना कि मिलेडोगाइनी इंकॉग्निटा, ये एक तरीके का इन्फेक्शन कॉज करता था, किसमें? टोबैको के रूट्स में। टोबैको प्लांट होता है, उसके रूट्स में जाके ना रूट में गांठें बना लेता था। क्या बना लेता था? गांठें बना लेता था। कौन? मिलेडोगाइन इंकॉग्निटा। जब गांठें बन जाती थी तो प्लांट इजीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता था, बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिलेडोगाइन ने तो तंग करके रखा हुआ, और मिलेडोगाइन इन्फेक्शन पता है कैसे करती थी? अपना आरएनए रख जाती थी, अपना आरएनए छोड़ जाती थी वहां पे, जो कि रूट नॉट डिजीज कॉज करता था। साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने क्या किया, मिलेडोगाइन इन्फेक्ट करे इससे पहले वहां उसी टोबैको के रूट्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल दी। कहाँ डाल दी? रूट्स में डाल दी। अब वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था ना, वो एक सेंस आरएनए सेक्रेट करता था, वो एक सेंस आरएनए सेक्रेट करता था, एक एंटी सेंस आरएनए सेक्रेट करता था। इससे क्या हुआ, जैसे ही मिलेडोगाइन ने अपना एमआरएनए रूट में डाला, एंटी सेंस आरएनए ने उसको टक 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 करके काट दिया, स्प्लाइस कर दिया, उसका आरएनए के चिथड़े उड़ा दिए। आरएनए बचा, ना डिजीज हुई, ना टोबैको को दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पर हमने वेक्टर कौन सा यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम। दो वेक्टर थे हमारे, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम। प्लांट्स की बात करते तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम, क्योंकि इसी वेक्टर के थ्रू हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, जो सेक्रीट करे सेंस आरएनए एंटी सेंस आरएनए, किसके थ्रू भेजा था? इसी वेक्टर के थ्रू भेजा था। कहाँ पे? रूट्स में। उसने उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं होने दी, उसको पहले काट दिया। पढ़ो, एक नेमाटोड था मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा, जो कि रूट्स को इन्फेक्ट कर देता था टोबैको प्लांट के, जिससे उसको बहुत दिक्कत होती थी। तो आरएनए इंटरफेरेंस नाम की टेक्निक यूज करी गई, जिसमें आरएनए को एक मेथड सेलुलर डिफेंस के लिए यूज किया गया। इसमें हम क्या करते थे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल को पहली बार रख देते थे, जो कि साइलेंस कर देता था मिलेडोगाइनी के एमआरएनए को। तो जैसे ही आरएनए इन्फेक्शन कॉज करता था, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो सेक्रेट करता था सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, जिससे क्या हो जाती थी? साइलेंसिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ द एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड। सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। और हमारा वेक्टर कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में ना 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला है, दूसरा, तीसरा भी हम पढ़ते हैं। देखो ना, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये ना, आपके एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के बहुत काम आएंगे। थर्ड हमारा आता है इंसुलिन। इंसुलिन में क्या है ना, इंसुलिन बनती है चेन ए से,
चेन बी से और चेन सी से। 3 चेन जो है यूज होती है हमारे इंसुलिन में। देखो, कह रहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, हम जो थे पहले जो हम इंसुलिन लेते थे वो हम लेते थे कहाँ से, कैटल से और पिग से, लेकिन लोगों को इनसे एलर्जी होने लग गई। तो हमने कहा अब क्या करें, तो हमने फिर ह्यूमन इंसुलिन बनानी शुरू कर दी। अब ह्यूमन इंसुलिन जो है ना वो 2 चेन से बनती थी, एक बनता था चेन ए, एक बनती थी चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों बन जाते थे। ठीक है, लेकिन प्रो हार्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। मतलब क्या, देखो, जो हमारी इनएक्टिव इंसुलिन थी ना उसमें 3 चेन होती थी, चेन ए, चेन बी, चेन सी। लेकिन जब ये एक्टिवेट होती थी तो सिर्फ चेन ए और चेन बी ही होती थी, चेन सी किसी काम की नहीं होती थी। चेन सी क्या हो जाती थी, डीजेनरेट हो जाती थी। ठीक है, चेन सी का कोई काम ही नहीं था। तो एली लिली की कंपनी ने क्या सोचा है, एली लिली की कंपनी ने ये सोचा है, एली लिली ने कहा कि भाई जो चेन सी काम की ही नहीं है तो बनानी ही क्यों है। देखो उसने क्या किया, उसने ह्यूमन इंसुलिन स्टडी करी। उसने देखा ह्यूमन बॉडी में जब इनएक्टिव बनती है इंसुलिन तो उसमें 3 चेन होती है, चेन ए, चेन बी, चेन सी। पर जो वो इंसुलिन एक्टिव हो जाती है तो उसमें चेन सी होती ही नहीं, उसमें तो चेन ए और चेन बी होती है। तो जब हम आर्टिफिशियली लैब्स में इंसुलिन बना रहे हैं तो चेन सी बनाओ ही मत। जब चेन सी का कोई काम ही नहीं है तो चेन सी बनाओ ही मत। तो एली लिली की कंपनी ने क्या किया, चेन ए अलग से बनाई, चेन बी अलग से बनाई, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। दिमाग देख रहे हो, कह रहे जब चेन सी काम ही नहीं आनी तो क्यों बना रहे हो, टाइम वेस्ट, मत ही बनाओ। बस इतना ही किया था इसने, चेन ए अलग से बनाई, चेन बी अलग से बनाई और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। बस 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिसके ये दिमाग में ये सब आया था। ठीक है, बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी में क्या हुआ, देखो जीन थेरेपी में 4 साल की बच्ची थी जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए क्या होता है, एडीए इज द एडिनोसाइड डीअमाइनेज। 4 साल की बच्ची थी, फर्स्ट उसको क्लिनिकल थेरेपी दी गई। उन्होंने कहा कि भाई इसमें एडीए नाम का जीन नहीं बना रहा जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है। मतलब बच्चे को ना लिटरली जो उसके माँ बाप थे वो प्लास्टिक में रैप करके रखते थे, क्योंकि उसकी बच्ची इतनी सेंसिटिव हो गई थी, क्योंकि उसमें एडीए एंजाइम ही नहीं बन रहा था, एडीए की डेफिशिएंसी थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, 1990 में सबसे पहला क्या किया, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। बोन मैरो जिसमें टी लिम्फोसाइट ये सब बनते हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिया, बट इससे भी बात नहीं बनी, इससे भी कोई बात नहीं बनी। ठीक है, फिर उसकी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी। मतलब उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर के पास आना, डॉक्टर एडीए का इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, फिर अब कल दोबारा आना, कल फिर इंजेक्शन लगा देंगे। पर कितने इंजेक्शन लगवा लोगे तुम एडीए के, एक जो चीज जो बॉडी में अपने आप बन रही है ना, उसका कंपैरिजन क्या तुम बाहर से बाहर से जो सप्लाई हो रही है उससे कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो कम्प्लीटली क्योरेबल ही नहीं था ये चीज। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, इसके एक एक करके सेल निकालते हैं। ठीक है, उसमें एडीए का जीन इंसर्ट करते हैं और फिर उसको फिर से बच्चे के अंदर डाल देंगे। पर बच्चे में तो मिलियन ट्रिलियन सेल्स है, कितने सेल्स निकाल निकाल के तुम जीन थेरेपी कर लोगे, कितने सेल्स, कितने सेल्स निकाल निकाल के तुम जीन थेरेपी कर लोगे, तो ये भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं था। देखो कह रहे कि जो जीन थेरेपी है ना, यानी कि सेल लेना, उसमें जीन इंसर्ट करना, सेल वापस बॉडी में डाल देना, ये एक कंप्लीट क्योर बन सकता था अगर इसको डाला जाता बच्ची के जन्म के टाइम। क्यों, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे के इतने सेल्स नहीं होते ना, थोड़े बहुत सेल्स होते हैं। तब अगर ये थेरेपी होती तो बच्चा कंप्लीटली क्योर हो जाता, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो बच्ची थोड़े टाइम बाद अपने आप मर गई। तो जीन थेरेपी सिर्फ तभी हो पॉसिबल है, कंप्लीटली क्योरेबल तभी है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए।
एम्ब्रियोनिक स्टेज समझे? बच्चा जब ब्लास्टुला मोरुला इस स्टेजेस में है, जब वो एकदम मुट्ठी भर सेल्स है उसके पास सिर्फ, या जाइगोट में सिंगल सेल है, तब अगर इसको करोगे तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, अदरवाइज नहीं। बड़े होके तो बिल्कुल भी नहीं। बस ये जीन थेरेपी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, जिसमें सबसे पहले आता है पीसीआर। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। डीनेचुरेशन एनालिंग, इसको हम यूज करते हैं। पीसीआर को हम एचआईवी के लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए। जीन म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे ये एड्स का टेस्ट है ना। ये एड्स का टेस्ट है, किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। इसमें सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक है हमारी रोजी, पहली ट्रांसजेनिक काउ, जो कि 2.4 ग्राम पर लीटर दूध देती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जीन डाला हुआ कौन सा? ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। एक है हमारी अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एम्फाइसीमा क्योर के लिए हम उसको यूज करते हैं। फिर होती है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, जिसको हम यूज करते हैं माइस, चूहों में, मंकी में, है ना। टेस्टिंग होती है ना कि वैक्सीन सेफ है नहीं, किस में होते हैं? चूहों में। एथिकल इश्यूज में सिर्फ इतनी बात कहते हैं। एथिकल इश्यूज में ये है कि लोग अभी भी यही मानते हैं कि ये गलत है ना। ऐसे रिकॉम्बिनेशन करना गलत है। फिर आती है बात पेटेंट की। पेटेंट समझे? पेटेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई आइडिया है, आपका कोई चीज है, आपने कोई डिस्कवरी करी है, आपने उसको अपने नाम पे क्या करा ली? रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो वो आपकी बन गई। कोई उसको यूज करेगा तो आप उसको फाइन लगा सकते हो। उसके बाद बासमती चाय और हल्दी पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बहस हुई। यूएसए की कंपनी थी 1997 में, उन्होंने कहा बासमती हमने बनाया है, लेकिन इंडियन बासमती पहले ही बन चुका था। तो हमने बहुत लड़ाई करी, उसके बाद हमें मिल गया। ठीक है, हमें हमारा बासमती का पेटेंट हमें वापस मिल गया। और बायोपायरेसी क्या होती है? किसी और की चीज यूज करना बिना उसकी इजाजत के और बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के। ठीक है। So I think that's it for this video and hope you have loved watching this video। तो इसमें मैंने 40-50 मिनट्स में मैंने बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म करवा दिया। एंड आई नो कि थोड़ा सा फास्ट था ये चैप्टर, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वन मोर थिंग कि इसको एक बार अच्छे से वीडियो लेक्चर देखने के बाद इस नोट्स को पढ़ लेना, ये हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से देख लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।